नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न सब्जेक्ट से संबंधित सवालों को सॉल्व कराता हूं। अभी तक मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, थ्योरी ऑफ मशीन, डिज़ाइन ऑफ मशीन और इसके अलावा अन्य कई विषयों से संबंधित सवाल सॉल्व करा दिए हैं। ये क्वेश्चंस आपके विभिन्न सब्जेक्ट्स मतलब इन सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित विभिन्न प्रकार के विभागों में आने वाली वैकेंसी में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो आज शुरू करने जा रहा हूं, मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है मटेरियल साइंस का टॉपिक प्लास्टिक, सिरेमिक्स एंड कंपोजिट मटेरियल्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीमर इज शोन इन द गिवन फिगर। दिस पॉलीमर फाइंड्स स्पेशल एप्लीकेशन इन। मतलब नीचे एक पॉलीमर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस स्ट्रक्चर वाले पॉलीमर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं: पैकेजिंग, एडहेसिव, बियरिंग्स एंड फर्टिलाइज़र। तो देखिए, सबसे पहले आप पहचानिए कि ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का। देखिए, इसमें 2 कार्बन है, चार फ्लोरीन है। तो ये जो इसका जो इस मोनोमर से जो पॉलीमर बनेगा वो पॉलीमर कहलाता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। कहलाता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इस प्रकार जो मोनोमर से जो पॉलीमर बनता है उसको कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। शॉर्ट में जो उसका पॉपुलर नेम है वो इसका टेफ्लॉन है। जो इसका पॉपुलर नेम है वो क्या है? टेफ्लॉन है। इसकी क्या क्या विशेष होते हैं, कैसी क्या क्या खासियत होती है वो मैं बता देता हूँ। इसका होता है केमिकली इनएक्टिव होता है। जो होता है केमिकली इनहरेंट या इनएक्टिव होता है, मतलब कि इस पर किसी भी प्रकार की केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑलमोस्ट इन ऑल एनवायरनमेंट, लगभग किसी भी एनवायरनमेंट में हो, चाहे हीटेड एनवायरनमेंट हो, केमिकल एनवायरनमेंट हो या मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो, तो किसी केमिकल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, और साथ में इसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। कौन सी? इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक के कार्यों में इंसुलेशन के लिए किया जाता है। साथ ही इसकी जो खास विशेषता है उसका होता है लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग बियरिंग्स बनाने में किया जाता है। इसलिए इसका प्रयोग किस में किया जाता है? बियरिंग्स बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका और अधिक उपयोग किया जाता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का बनाने हो, ठीक, या फिर ऐसी चीज़ें बनानी हो जो एंटी कोरोसिव सील्स बनानी हो, बुशिंग्स, गियर्स, पिस्टन रिंग और फायर प्रूफ क्लॉथ, इन सब को बनाने के लिए भी हम लोग पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी टेफ्लॉन का प्रयोग कर सकते हैं। और जो आपको क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन पूछा है कि इसका प्रयोग कहाँ होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी लो होता है, इसलिए इसका प्रयोग क्या होता है? बियरिंग्स बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इसका प्रयोग बियरिंग्स बनाने में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक आर। ठीक, तो इन्होंने पूछा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के संबंध में इनके कौन कौन से कथन सही हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दिया है नंबर 1 कि फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन द्वारा बनाए जाते हैं। फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द्वारा बनाए जाते हैं। सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग एंड हार्डेंड ऑन कूलिंग फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, कितनी भी बार इसको गर्म करके सॉफ्ट किया जा सकता है और ठंडा करके हार्ड किया जा सकता है। नंबर 4 दिया है मोल्डेड बाय हीटिंग एंड कूलिंग, इसको गर्म करके और ठंडा करके मोल्ड किया जा सकता है। ठीक, तो इन्होंने पूछा, तो क्वेश्चन जो है तो इसमें पूछा है तो इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहले देखिए, जो आपका कथन है ये पूछे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं। तो देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो देखिए अगर हम लोग प्लास्टिक्स को मेनली 2 भागों में बांट सकते हैं। कि होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरे होते हैं, ठीक, एक होते हैं थर्मोसेटिंग होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। थर्मोप्लास्टिक, ठीक,
एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरे थर्मोसेटिंग। देखिए थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोसेटिंग को एक बार गर्म करने के बाद अगर ठंडा करके एक बार मोल्डिंग कर दी जाए तो फिर उसको दोबारा फिर से गर्म करके ठंडा करने पर उसकी मोल्डिंग नहीं की जा सकती। कहने का मतलब है कि इसमें थर्मोसेटिंग वो होते हैं जो एक बार सेट हो गए तो फिर उसी तरह से रहते हैं, दोबारा उनको सेट नहीं किया जा सकता। जबकि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं इनको चाहे जितनी बार आप गर्म करके उनको सॉफ्ट कर लीजिए, फिर उसको ठंडा करके आप चाहे तो फिर से किसी भी अन्य शेप में मोल्ड कर सकते हैं। दूसरा, ठीक, ये जो होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ये जो प्रोसेस से बनते थर्मोसेटिंग, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि जब दो या दो से मतलब दो मोनोमर या दो से अधिक मोनोमर मिलते हैं, देखिए तो क्या होता है, उसकी चेन तो बनती है लेकिन साथ में कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, जैसे फार्मेल्डिहाइड को हम लोग बना रहे होते हैं तो उसमें क्या है, जो अलग एक बाई प्रोडक्ट बनता है, जैसे H2O नॉर्मली एक बाई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनता है। जबकि जब हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनाए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक किससे बनाए जाते हैं, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनते हैं कि मटेरियल मोनोमर क्या है, ऐड होते हैं, तो इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, मतलब कोई भी इसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ हमको मोनोमर ही प्राप्त होता है। ठीक, तो इसमें अब देखें इसके अलावा अगर हम लोग थर्मोसेटिंग को देखें, थर्मोसेटिंग, तो थर्मोसेटिंग में जो हम लोग को स्ट्रक्चर प्राप्त होता है क्रॉस्ड लिंक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। किस प्रकार के स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, क्रॉस्ड लिंक्ड स्ट्रक्चर, मतलब इसकी जो चेन होती है दूसरे क्रॉस्ड लिंक्ड होती है। जबकि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, उसमें जो होते हैं वो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मतलब सभी मोनोमर एक दूसरे से चेन के फॉर्म में लगातार जुड़ते चले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन दिया है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या है, एक फाउंड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन नहीं, तो थर्मोप्लास्टिक्स बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग्स किससे बनाए जाते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनाए जाते हैं। दूसरा कथन सही हो जाएगा। तीसरा, सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हीटेड ऑन कूलिंग फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, नहीं, ये थर्मोप्लास्टिक का विशेषता है, थर्मोसेटिंग की विशेषता नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। चौथा, मोल्डेड बाय हीटिंग एंड कूलिंग, गर्म करके उसको मोल्ड किया गया करके बनाया जाता था, हाँ ये कथन भी सही है। तो इन्होंने क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 4, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 और 4 बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स बिलो। 4 दिए हुए हैं इसके, और इसके आधार पे हमको क्या है, इनको मैचिंग करानी है। तो देखिए इन्होंने दिया है सबसे पहले पॉलीएथिलीन, जिसे हम लोग पॉलीथीन भी कहते हैं। दूसरा दिया है पॉलीयूरेथेन। तीसरा दिया है साइनोएक्रिलेट। और चौथा दिया है नायलॉन। ठीक, तो देखिए 4 ठो इन्होंने दे रखे हैं, इनके बारे में ठीक जो बता देता हूँ आपको। देखिए जो पॉलीएथिलीन होता है वो जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। तो इसका प्रयोग क्या बन रहा है, इसका प्रयोग फिल्म्स बनाने में किया जाता है। जैसे प्लास्टिक की पतली पतली फिल्म्स होती हैं, उनसे हम लोग पॉलीथीन बना सकते हैं किसी चीज़ को ढकने के लिए, या किसी बरसात से ठीक मॉइस्चर वगैरह से सेव करने के लिए हम लोग किसी मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो पॉलीथीन होता है उसका यही सबसे अच्छा उपयोग है कि उसका हम लोग फिल्म बना सकते हैं। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा फिल्म। तो ए के लिए 2, तो ए के लिए 2 कहाँ है आपका, ए के लिए 2 है आपका ये यहाँ पर है और ए में है, तो ए और सी में से कोई आंसर होगा। दूसरा पॉलीयूरेथेन, तो जो पॉलीयूरेथेन होता है ये फोम होता है, एक प्रकार का क्या होता है, जो बी नंबर का है ये एक प्रकार का फोम होता है, फोम, जो जिसे हम लोग थर्माकोल कहते हैं, तो एक प्रकार का फोम होता है। ठीक, इसका प्रयोग क्या किया जाता है, इसके प्रयोग किया जाता है थर्मल इंसुलेशन के लिए किया जाता है, पैकेजिंग के लिए किया जाता है। ठीक, इसके अलावा क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, जो हम लोग गाड़ियाँ होती हैं उसमें गद्दे बनाने के काम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, पॉलीयूरेथेन एक प्रकार का फोम है। तो बी क्या हो गया आपका 4, तो बी के लिए 4 किस में है, ये इसमें भी दिया है, तो इसमें भी दिया, अभी आंसर क्लियर नहीं हुआ है। तीसरा दिया है साइनोएक्रिलेट। साइनोएक्रिलेट जो होता है एक प्रकार का अडहेसिव होता है, मतलब इसका प्रयोग जो होगा, हम लोग साइनोएक्रिलेट का जो प्रयोग करेंगे वो उसका प्रयोग करेंगे कि उसकी सहायता से हम लोग किसी चीज़ को जोड़ने के लिए गोंद के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा 1। तो सी के लिए 1 हो जाएगा, तो सी के लिए 1 कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और चौथा चेक कर लेते हैं, नायलॉन के वायर बनाए जाते हैं, ये कथन भी सही हो गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर सी हो गया। तो पॉलीएथिलीन का प्रयोग फिल्म बनाने के लिए, पॉलीयूरेथेन का प्रयोग फोम बनाने के लिए, साइक्लोएक्रिलेट का प्रयोग एडहेसिव के लिए, और नायलॉन का प्रयोग वायर बनाने के लिए किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को लगभग ये आंसर क्लियर हो गया, आंसर सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द फायर रेनफोर्स प्लास्टिक प्रोडक्ट। तो स्ट्रेंथ ऑफ द प्लास्टिक रेनफोर्स प्रोडक्ट जो होते हैं उसका ले दिया है, उसमें हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर अलोन, दूसरा डिपेंड्स अपॉन द फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक, और इस आइसोट्रॉपिक, इस एनिसोट्रॉपिक। ओके, तो आप देखिए क्वेश्चन जो दिया है उसके आधार पे जो पूछा है हम लोग से वो है कि डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर अलोन। देखिए इन्होंने कहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक का मतलब मैं पहले आपको बता दूं, जैसे कभी कभी एक प्लास्टिक की सीट होती है, उसमें आपने देखा होगा बीच में इस प्रकार से धागे डाले होते हैं, नहीं तो इस प्रकार से धागे डाले होते हैं, नहीं तो इस प्रकार धागे डाले होते हैं, उसमें क्या बीच बीच में धागे डाल देते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, कहा जाता है फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक कहा जाता है। ठीक, जब भी मतलब रेनफोर्स का मतलब होता है उसके बीच में किसी अन्य मटेरियल की लाइनिंग डाल देना, वो क्या कहलाता है, रेनफोर्समेंट कहलाता है। जैसे हम लोग घर के कंक्रीट की जो पिलर्स बनाए जाते हैं तो उसमें मेटल की रॉड्स, मतलब हम लोग आयरन की रॉड्स डालते हैं, वो उसका रेनफोर्समेंट कहलाता है। तो वही इन्होंने पूछा है कि जो फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक है, मतलब इस प्रकार के प्लास्टिक सब फाइबर से रेनफोर्सिंग की गई है, उसके बारे में, उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर अलोन। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है क्या सिर्फ फाइबर पर डिपेंड करती है, नहीं, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो दोनों पर निर्भर करती है। देखिए अगर हम लोग देखें कि अगर मान लीजिए कि ये कोई प्लास्टिक है, ठीक, और उसमें ये इस पर रेनफोर्स है, तो इसका जो टोटल स्ट्रेंथ मान लीजिए सिग्मा टी है, और टोटल एरिया क्या है, ए टी है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, मान लीजिए फाइबर की जो स्ट्रेंथ है सिग्मा एफ है, और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है, प्लस साथ में जो प्लास्टिक की स्ट्रेंथ है वो सिग्मा पी है, और एरिया ऑफ द प्लास्टिक ए पी है। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल इसकी स्ट्रेंथ निकालना चाहें तो ये ए टी क्या है, यहाँ से हट करके यहाँ बटे में आ जाएगा। तो इसकी स्ट्रेंथ किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, तो जो हो जाएगा टोटल स्ट्रेंथ जो हो जाएगी इसकी, वो इक्वल टू हो जाएगी सिग्मा एफ इंटू ए एफ प्लस सिग्मा पी इंटू ए पी डिवाइडेड बाई ए टी। तो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है, एरिया पर भी डिपेंड कर रही है, साथ में इसकी स्ट्रेंथ, फाइबर की स्ट्रेंथ, और साथ प्लास्टिक दोनों की स्ट्रेंथ पर भी निर्भर करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला कथन क्या है, गलत है, अलोन प्योर फाइबर के स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। दूसरा कथन है डिपेंड्स अपॉन द फाइबर ऑफ द प्लास्टिक, फाइबर एंड प्लास्टिक दोनों की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, तो दूसरा कथन क्या है, सही है। तीसरा है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक इस प्रकार के मटेरियल होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ सभी डायरेक्शन में सेम होती है, लेकिन जो रेनफोर्समेंट जब कर दिया जाता है तो उनकी स्ट्रेंथ सारी दिशाओं में एक जैसी नहीं रह जाती है, तो ये कथन गलत है। चौथा एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक मतलब इस प्रकार के मटेरियल जिनके स्ट्रेंथ या जिनकी प्रॉपर्टी सारी डायरेक्शन में सेम नहीं होती, तो ये कथन सही है। अब क्यों सेम नहीं होती वो मैं बता देता हूँ। देखिए अगर ये एक प्लास्टिक है उसमें इस प्रकार से रेनफोर्समेंट किया गया है, तो इस डायरेक्शन में क्या है, इसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी, क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ जो फाइबर है वो उसमें तनाव है तो उस तनाव को झेल लेगा। जबकि अगर हम लोग इस डायरेक्शन में लोड लगा देते हैं तो ये क्या है, जहाँ पर भी फाइबर नहीं यहाँ से जाकर के फट जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत कम कहलाएगी। तो हम लोग ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एनिसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक नहीं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमको तो कौन कौन से कथन सही मिल गए, हमको दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा कथन कहाँ है, दूसरा और चौथा कथन है आपको, दूसरा और चौथा कथन आपको मिल जाएगा यहाँ पे डी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लास्टिक एंड देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक दिए हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, उसके आधार पर हमको चूज करना है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन कौन से कथन क्या है, सही हैं। ठीक, तो देखिए
ओके। सबसे पहले दिया एक्रिलिक्स, तो देखिए एक्रिलिक्स के लिए दे वेरी गुड ट्रांसपेरेंसी टू लाइट्स। देखिए एक्रेलिक्स क्या होते हैं, एक्रेलिक्स जिसे हम कहते हैं पॉलीमेथिल मेथाएक्रिलेट, ठीक। जो एक्रिलिक्स होते हैं ये कहलाते हैं, एक्रिलिक्स से कहलाते हैं PMMA, जिसे कहा जाता है पॉलीमेथिल मेथा एक्रिलेट, पॉलीमेथिल मेथा एक्रिलेट, PMMA कहा जाता है, ठीक। इसकी विशेषता क्या होती है, एकदम ये जो प्लास्टिक होते हैं एकदम कांच की तरह होते हैं, मतलब इनका प्रयोग हम लोग कांच की जगह पे कर सकते हैं। इस प्रकार प्लास्टिक होते हैं इनका प्रयोग कांच की जगह पे किया जा सकता है। तो इनकी विशेषता क्या होती है कि इनकी विशेषता कि लाइट के प्रति बहुत अधिक ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो आसानी से क्या है, आसानी से इसमें से लाइट दूसरी तरफ पास हो जाती है। तो जब आसानी से लाइट दूसरी तरफ पास हो जाती है तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम लोग किसी भी जगह जहाँ कांच का प्रयोग करना है जहाँ पर इसका प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि कांच जो होता है वो बहुत जल्दी से टूट जाता है, टूट जाने के चांसेस होते हैं। जबकि क्या है पॉलीमेथिल मेथाएक्रिलेट, ये जिसे हम लोग एक्रिलिक्स ग्लास कहते हैं, एक्रिलिक ग्लास, ये क्या होता है, ये जल्दी आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग लाइट में, शटर रेजिस्टेंस में, ठीक, और एरोप्लेन विंडोज में, इन सभी जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला कथन जो इन्होंने कहा है कि एक्रिलिक्स, तो ये क्या है, वेरी गुड ट्रांसपेरेंसी टू लाइट, तो पहला कथन इनका सही हो गया। दूसरा इन्होंने कहा है पॉलीकार्बोनेट, ठीक, पुअर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। देखिए पॉलीकार्बोनेट होता है उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अधिक होती है, पॉली जो कार्बोनेट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अधिक होती है, और ये मतलब किसी प्रकार के इम्पैक्ट लोड को सहने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक। तो उनमें क्या कहा है कि, तो उन्होंने कहा पुअर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ पुअर नहीं होती, इनकी वेरी गुड होती है, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ तो काफ़ी गुड होती है। दूसरा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा दिया है PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की विशेषता क्या दी इन्होंने, लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये कथन भी सही है। चौथा इन्होंने कहा है पॉलीप्रोपिलीन, ठीक, मतलब एक्सेलेंट फैटिग रेजिस्टेंस, एक्सेलेंट फैटिग स्ट्रेंथ, ये कथन भी सही है, क्योंकि जो होता है पॉलीप्रोपिलीन होती है वो लगभग, उसमें एक विशेषता होती है कि उसको चाहे जितना उसका टू एंड फ्रो किसी प्रकार का लोड देते रहिए उसमें किसी प्रकार का क्रैक डेवलप नहीं होता है। जैसे अगर आपके पॉलीप्रोपिलीन की कोई एक इस प्रकार से छड़ है या वो है, इसको इस डायरेक्शन में मोड़िए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मोड़िए, फिर इस डायरेक्शन में मोड़िए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मोड़िए, कितनी भी बार मोड़िए इसमें किसी प्रकार का क्रैक डेवलप नहीं होता है। और जब किसी प्रकार का क्रैक डेवलप नहीं होता है तो उसमें किसी प्रकार का फेलियर नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें किसी प्रकार का फैटिग फेलियर नहीं होता है। तो चौथा कथन भी क्या है, सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कौन कौन से कथन सही हो गए, पहला कथन सही हो गया, तीसरा कथन सही हो गया और चौथा कथन सही हो गया। तो इसमें चूज कर लेते हैं। दूसरा कथन गलत है, जिसमें जिसमें दूसरा गलत है उसको हटा दीजिए, ये हटा दिए, ये हटा दिए। अब देखिए इसमें 1 and 3 दिया है या 1 and 4 दिया है, तो इस हिसाब से दोनों ही आंसर इसके सही हैं, बी भी सही है और सी भी सही है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो सकती है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, देखिए तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो है आंसर दोनों ही चूज कर सकते हैं, बी भी है और सी भी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द मॉलिकुलर वेट ऑफ विनाइल क्लोराइड इज 62.5 एंड दस द मॉलिकुलर वेट ऑफ में प्रोपीविनाइल क्लोराइड इज विथ अ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 2000 इज। देखिए इन्होंने पहले क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता क्या है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक, मॉलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल, ठीक, और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मोनोमर, ठीक। तो देखिए सबसे पहले मोनो क्या जो होता है, ये होता है मॉलिकुलर वेट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल एल है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मोनोमर, ठीक। ये होता है, मतलब कहने का है कि जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ये होता है कि जो पॉलीमराइजेशन बाद जो प्रोडक्ट बना है, ठीक, डिवाइडेड बाय मोनोमर, जिस मोनोमर से बना है उन दोनों के वेट का जो रेशियो होता है, इन दोनों के वेट का जो रेशियो होगा
वही क्या होता है, वही उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है। और विनाइल क्लोराइड कितना दे रखा है, 62.5 दे रखा है। तो उन्होंने पूछा है कि 10 द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड का हमको निकालना है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोनोमर, दोनों का वेट। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना है, 2000 है। ठीक, तो अब आपको निकालना क्या है, इस आपको पूछा है पॉलीविनाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट पूछना है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का वेट ले लेते हैं डिवाइडेड बाय मोनोमर का वेट। मोनोमर का वेट कितना, 62.5। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का वेट कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 62.5 इंटू 20,000। तो 62.5 इंटू 20,000। तो सी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैब्रिकेट यूजिंग इंजीनियरिंग प्लास्टिक। इंजीनियरिंग प्लास्टिक का प्रयोग करके निम्नलिखित में से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले दिया है सरफेस प्लेट। तो क्या सरफेस प्लेट इंजीनियरिंग प्लास्टिक का प्रयोग करके बनाया जाता है, नहीं। सरफेस प्लेट को प्लास्टिक से नहीं बनाया जाता, इसको कास्ट आयरन से बनाया जाता है। फिर उसके ऊपर की एकदम परफेक्ट फिनिशिंग कर दी जाती है और फिर उसकी ग्रीसिंग कर दी जाती है ताकि उसकी जो सतह प्राप्त हो एकदम परफेक्ट स्मूथ, मतलब परफेक्ट स्मूथ हो, साथ में एकदम समतल हो। क्यों, क्योंकि सरफेस प्लेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है किसी सतह की सपाट, मतलब एकदम स्ट्रेट समतल, समतल है कितनी, किस डिग्री की समतल है, ये नापने के लिए उसका प्रयोग सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप साइन बार का प्रयोग करके किसी चीज़ का एंगल निकाल रहे होते हैं, तो ये सारे जो प्रयोग किया जाता है सरफेस प्लेट के ऊपर ही किए जाते हैं। तो इसीलिए किसके बनाई जाती है, कास्ट आयरन की बनाई जाती है, क्योंकि उसकी आसानी से कास्टिंग की जा सकती है और उसकी मशीनिंग करके उसे बहुत अधिक स्मूथ बनाया जा सकता है। तो इसको प्लास्टिक का नहीं बनाते हैं। प्लास्टिक का इसलिए नहीं बनाते हैं कि जो टेम्परेचर में थोड़ा सा वेरिएशन होने पे प्लास्टिक में जो होने वाला वेरिएशन है वो अधिक होता है, मतलब प्लास्टिक जो वो थर्मल कोफिशिएंट है एक्सपेंशन वो अधिक होता है। इसीलिए क्या है, ये तो आसानी से इसके शेप में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए सरफेस प्लेट को हम लोग प्लास्टिक से नहीं बनाते हैं। गियर्स, हाँ गियर्स प्लास्टिक के बनाए जा सकते हैं। जो हम लोग घड़ियों में गियर्स होते हैं वो प्लास्टिक के ही होते हैं। गाइड वेज फॉर मशीन टूल, मशीन टूल के गाइड वेज को भी कभी कभी प्लास्टिक से बनाया जाता है। जो छोटी मशीनें होती हैं उनके गाइड वेज किसके बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। चौथा क्या है, फाउंड्री पैटर्न। तो आप पैटर्न बनाने के तो ढेर सारे मटेरियल होते हैं, उसमें मेटल है, वुड है, उसमें एक प्लास्टिक भी है और मोम है। तो इस प्रकार के ढेर सारे पैटर्न हैं। ठीक, तो इस सभी का प्रयोग किस में किया जाता है, इस सभी से हम लोग पैटर्न बना सकते हैं। तो उसका एक पैटर्न का है, एक पैटर्न का ऑप्शन मटेरियल ऑप्शन क्या है हम लोग को, प्लास्टिक भी है। तो प्लास्टिक से क्या क्या चीज़ बनाई जा सकती है, गियर बनाए जा सकते हैं, गाइड रेस बनाए जा सकते हैं, फाउंड्री पैटर्न बनाए जा सकते हैं। बस यहाँ आपको ये याद रखना था कि सरफेस प्लेट प्लास्टिक से नहीं बनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के विषय में हम लोग को निम्नलिखित कथन देखने हैं। साथ में इन्हों को कहा है कि उसमें से कौन कौन से कथन सही है उसके आधार पर चूज करना है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक, तो देख लेते हैं पहले। इट इज़ अ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। तो जब भी देखिए पॉली वर्ड लगा हो किसी के भी मटेरियल के आगे तो मोस्टली क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक ही होता है। जिसके आगे पॉली वर्ड लगा होगा वो थर्मोप्लास्टिक ही होता है। कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन किसका होता है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ही अगर पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन डबल C2 या 4 इसका अगर हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन प्राप्त होता है और ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है। तो पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा है हैविंग हाई फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट काफ़ी हाई होता है। तो हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट काफ़ी लो होता है। इट हैज़ अ वेरी लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक, तो दूसरा कथन क्या है, गलत हो जाता है। तीसरा इन्होंने कहा है ये थर्मोसेटिंग मटेरियल। तो जब ये थर्मोप्लास्टिक होगा तो क्या है, थर्मोसेटिंग होगा, नहीं होगा। तो ये भी आंसर इसका गलत हो जाएगा। तीसरा हैविंग हाई फ्रिक्शन कोफिशिएंट 2 बार लिखा है। ठीक, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा वही।
तीसरा दिया एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। तो मैंने बताया था पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की क्या विशेषता होती है कि इलेक्ट्रिक का इंसुलेटर होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक पार्ट्स के इंसुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये कथन भी सही है। चौथा नॉन स्टिकिंग टू सरफेस, इसकी एक विशेषता ये भी होती है किसी अन्य सतह से चिपकता नहीं है, ठीक। तो इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग फ्राइंग पैन में करते हैं। जो हम लोग घरों के बर्तन होते हैं उसके अंदर जो कोटिंग लगी होती है टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, मतलब पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कोटिंग होती है, तो किसी चीज़ से चिपकता नहीं है। तो नॉन स्टिकी जो बर्तन बनते हैं, नॉन स्टिकी फ्राई पैंस वगैरह बनते हैं, उन सब का प्रयोग उन सबको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये कथन भी सही है। तो जो जो कथन सही है कौन कौन से हैं, पहला कथन, पांचवा कथन और छठवां कथन। तो पहला, पांचवा और छठवां, ऐसा कोई ऑप्शन हमको नहीं दिया है कि जिसमें तीनों का तीनों सेटिस्फाई हो रहे हो। तो ये इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक। तो देखिए अगर इसमें हो सकता है कि इसमें से यहाँ भी हाई लिखा है, यहाँ भी हाई लिखा है, दोनों कथन एक ही जैसे नहीं हो सकते। अगर एक जगह यहाँ लो लिखा होता तो मान लीजिए तो इसका आंसर हो जाता, तो ये कथन सही हो जाता, तो 1, 2 एंड 6 हो जाए, 1, 2, 5 एंड 6 हो जाता। तो लगभग हम लोग ये क्वेश्चन ऑप्शन को चूज कर सकते थे, लेकिन अगर वहाँ लो लिखा होता तो, ठीक। तो कोई फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। आपको लगभग आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर मटेरियल्स आर यूज्ड इन रेनफोर्समेंट इन कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल में रेनफोर्स के लिए देखिए कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। देखिए कंपोजिट मटेरियल में रेनफोर्समेंट के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए तो इसमें ग्लास लिखा है, हाँ ग्लास का यूज़ करते हैं। ग्लास फाइबर्स होते हैं, उनको हम लोग प्लास्टिक के साथ रेनफोर्समेंट कर सके आसानी से हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्लास का प्रयोग किस में किया जाता है, रेनफोर्समेंट के लिए किया जा सकता है। अगला बोरोन कार्बाइड BC4, ठीक। बोरोन कार्बाइड का प्रयोग भी हम लोग किस में कर सकते हैं, उस मटेरियल में रेनफोर्समेंट के लिए कर सकते हैं। ग्रेफाइट का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं रेनफोर्समेंट के लिए। तो किसी पदार्थ के रेनफोर्समेंट के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, उनमें ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक। ग्लास फाइबर्स बनाए जाते हैं, बोरोन कार्बाइड की रेनफोर्समेंट की जाती है, इसके अलावा साथ में हम लोग इसमें ग्रेफाइट की भी रेनफोर्समेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो मटेरियल कहलाते हैं, ये मटेरियल कहलाते हैं विस्कर्स कहलाते हैं, WHISKERS विस्कर्स कहलाते हैं। इनके क्या हम लोग पतले पतले थ्रेड, सिंगल क्रिस्टल का एक थ्रेड बना सकते हैं, तो इनको कहा जाता है विस्कर्स कहा जाता है, ठीक। तो दो तरीके देखें, ठीक, जिनको विस्कर्स कहा जाता है। तो इसमें क्या है, ये एक प्रकार के सिरेमिक होते हैं, सब क्या होते हैं, एक प्रकार के सिरेमिक ही होते हैं। इसके अलावा और जो मटेरियल जिनके हम लोग रेनफोर्समेंट मतलब रेनफोर्समेंट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, वो होते हैं सिलिकॉन कार्बाइड SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। इसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक। उसके अलावा कार्बन यानी ग्रेफाइट, कार्बन फॉर्म में हमने बता दिया है। सिलिका का प्रयोग भी किया जा सकता है रेनफोर्समेंट करने के लिए, ठीक। तो ये सभी मटेरियल क्या है, रेनफोर्समेंट के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसमें ठीक, तो आप ये याद रख लीजिए इनके नाम कौन कौन से हो गए हैं। विस्कर्स जिनके थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, इनके उदाहरण क्या है, इनके उदाहरण है सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड, और साथ में बोरोन कार्बाइड का फार्मूला B4C होता है, B4C होता है बोरोन कार्बाइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कार्बन, ग्लास और सिलिका, इनका प्रयोग भी रेनफोर्समेंट के लिए किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का ही प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन द केस ऑफ रबर वल्केनाइजेशन रिफर्स टू, मतलब रबर के केस में वल्केनाइजेशन क्या है, वल्केनाइजेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए, वल्केनाइजेशन के द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर एंड नेटवर्क पॉलीमर। तो देखिए
वल्केनाइजेशन होता क्या है? वल्केनाइजेशन होता है कि देखिए रबर जो होता है, रबर हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। उसके लिए क्या किया जाता है, रबर के पेड़ होते हैं, उसमें पहले हम लोग उसमें एक प्रकार छिद्र करके उसके भीतर से दूध निकलता है। उस दूध को एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इस कंटेनर में सल्फर ऐड करके उसको गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता है तो जो रबर के अणु होते हैं एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किस प्रकार के स्ट्रक्चर बना लेते हैं? क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस प्रकार से जुड़ते हुए बनाते जाते हैं। तो इसको कहा जाता है, इसको वल्केनाइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस क्या कहा जाता है? वल्केनाइजेशन कहा जाता है। जिसके कारण जो हमको रबर प्राप्त होता है वो लिक्विड से किस फॉर्म में आ जाता है? सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इन्होंने क्या कहा? वल्केनाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीमर इज, ठीक, पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखिए जो पॉलीमर का स्ट्रक्चर होता है मैंने आपको बताया था कैसा होता है। पॉलीमर का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा लॉन्ग चेन होता है। किस प्रकार से होता है? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है। पॉलीमर का स्ट्रक्चर हमेशा ही लॉन्ग चेन होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए जैसे मान लीजिए एथिलीन है, तो एथिलीन शुरू में किस प्रकार से होगा? C2H2। ठीक, इसमें क्या है? C2H4 ना, C2H4 होता है। तो जब इसका पॉलीमर बनना होता है तो इसमें जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड समाप्त हो जाता है और ये वाला बॉन्ड आगे जा करके अगले वाले से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से इनका एक पूरा स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। ठीक, तो इसको क्या कहा जाता है? पॉलीथेन कहा जाता है। तो इन सभी का स्ट्रक्चर क्या होता है? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है when the process by which two or more chemically different monomer are polymerized to form a cross-linked polymer together with a byproduct such as water or ammonia known as, मतलब कहने का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि जब व्हाट इज द प्रोसेस, ठीक, इस प्रकार का प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक केमिकली डिफरेंट मोनोमर्स, ठीक, उनको इस प्रकार से पॉलीमराइज किया जाता है कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बना लेते हैं, साथ में उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट जैसे वाटर या अमोनिया बन जाता है। तब इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। इसके द्वारा जो हमको प्लास्टिक्स प्राप्त होते हैं वो थर्मोसेटिंग होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। ठीक, अब देखिए अगर ये दो या दो से अधिक केमिकली डिफरेंट ना होकर के सेम, अगर सेम मोनोमर होते, ठीक, तो अगर सेम मोनोमर होगा तो हमको लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो उसमें जो प्लास्टिक बनेगा वो थर्मो प्लास्टिक्स बनेंगे। जबकि इसमें क्या डिफरेंट मोनोमर यूज हो रहे हैं इसलिए थर्मोसेटिंग बनेंगे। साथ ही थर्मोसेटिंग की विशेषता होती है इसमें जो अभिक्रिया हो रही होती है इसमें कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट जरूर बनता है जैसे वाटर या अमोनिया। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग पहचान लेंगे कि ये जो प्रोसेस होता है कैसा होता है? कंडेंसेशन प्रोसेस पॉलीमराइजेशन होता है। और इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है कैसा बनता है? क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि जो थर्मोप्लास्टिक्स अगर होते हैं तो उसमें कैसे बनते हैं? उसमें लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नैनो कंपोजिट मटेरियल्स आर हाईली प्रेफरेबल इन डिज़ाइन कंडीशन फॉर देयर, ठीक, इन्होंने पूछा है जो नैनो कंपोजिट मटेरियल होते हैं, नैनो कंपोजिट मटेरियल उनका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है डिज़ाइन के लिए। क्यों? इन्होंने चार ऑप्शन दे रखे हैं। हाई रेजिस्टेंस टू क्रैक प्रोपोगेशन, क्रैक प्रोपोगेशन को इनका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, नंबर एक। दूसरा वाइब्रेशन रेजिस्टेंस, वाइब्रेशन को रजिस्टेंस करते हैं। ठीक, तीसरा इम्पैक्ट रेजिस्टेंस के लिए। चौथा हाई रेजिलियंस, चौथा क्या? हाई रेजिलियंस के लिए। तो देखिए इसमें क्या है कि जो नैनो कंपोजिट मटेरियल होते हैं उनका रेजिलियंस बहुत अधिक होता है। मतलब उसमें किसी प्रकार की लोडिंग दीजिए फिर हटा लीजिए तो जितनी एनर्जी स्टोर करेंगे उसको तुरंत ही रिलीज कर देंगे। तो देखिए जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उनकी सबसे अच्छी विशेषता होती है कि उसका हाई रेजिलियंस होता है।
तो यही इसका आंसर ही हो जाएगा। ठीक, वर्तमान समय देखिए अलग अलग प्रकार के मटेरियल प्राप्त होते हैं। तो जो बड़े मटेरियल होते हैं, जो हम लोग ट्रेडिशनली मटेरियल होते हैं, उसमें डिफेक्ट के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, जबकि जो नैनो मटेरियल होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, उसमें डिफेक्ट के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसीलिए हम उसका प्रयोग क्या है ऐसी जगहों पर करते हैं जहाँ पर हमको मतलब सेफ्टी फैक्टर बहुत अधिक चाहिए। तो इस प्रकार के मटेरियल जो रिजिलियंस होता है वो बहुत अधिक होता है। तो जो नैनो कंपोजिट मटेरियल होते हैं उनको लिए डिज़ाइन के पर्पस बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इनका रेजिलियंस क्या होता है काफ़ी अधिक होता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडो ऑफ एरोप्लेन आर मेड ऑफ। जो एरोप्लेन के विंडोज होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि किसके बने होते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड के। इस पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, इस पॉलीविनाइल क्लोराइड इसके पाइप्स बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मैं सबके बारे में बता देता हूँ। इसका प्रयोग पाइप्स बनाने में किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, किसका प्रयोग किससे बनता है, ये विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर होता है। तो इसकी किसका प्रयोग किया गया, इसका पाइप्स बनाने के लिए हम लोग घर की पाइप्स होती हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है। और PTFE क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसके बारे में भी आपको हमने बताया, इसका प्रयोग बियरिंग्स बनाने के लिए किया जाता है। फिर यह है PMMA पॉलीमेथिल मेथा एक्रिलेट। इसके बारे में भी आपको क्या बताया, इसको क्या शॉर्ट में क्या कहता है, एक्रिलिक्स कहा जाता है। तो इसका ये क्या है, ग्लास होता है, एक्रिलिक ग्लास। तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, इसका प्रयोग ग्लास बनाने में किया जाता है। तो इसी का प्रयोग करके हम लोग एरोप्लेन की विंडोज भी बना देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। पॉलीमेथल मेथाइल एक्रिलेट क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए इसका प्रयोग लाइट्स और सेटर रेजिस्टेंस के ग्लास के अल्टरनेटिव के रूप में किया जाता है। जैसे जहां हम लोग ग्लास लगाना है तो ग्लास की जगह पर हम लोग PMMA या पॉलीमेथिल मेथाइल एक्रिलेट लगा सकते हैं। ठीक, तो इसलिए क्या विंडो की, अगर विंडो बनानी है हम लोग एरोप्लेन की विंडो, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या बना देंगे, PMMA की लगा देंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन ग्लासेस। जो हम लोग घर के ग्लास होता है, कॉमन ग्लास जो होता है वो कैसा होता है। ठीक, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बता रहा था, BCC FCC, उसमें बताया था ग्लास जो होता है वो एमॉर्फस होता है। एमॉर्फस होता है मतलब वो नॉन क्रिस्टलाइन होता है, उसमें किसी प्रकार के क्रिस्टल्स नहीं होते। तो किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन, उसमें मतलब किसी प्रकार के क्रिस्टल नहीं बनेंगे। ठीक, तो हम लोग कैसे कहते हैं कि जो ग्लास होता है, ग्लास क्या होता है, एमॉर्फस मटेरियल होता है, वो ब्रिटल भी होता है लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, तो एक प्रकार का सॉलिड है, एक प्रकार का एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक, तो जो इसको क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड करके, जब लिक्विड फॉर्म में होता है ग्लास, उसको सुपर कूलिंग कर दी जाती है। इसकी इतनी तेज़ी सुपर कूलिंग की जाती है। ठीक, तो मतलब कहने का है जब ग्लास लिक्विड स्टेज में होता है तो उसको इतनी तेज़ी से ठंडा किया जाता है कि उसको क्रिस्टल्स बनाने का समय ही नहीं मिलता है, तो नॉन क्रिस्टलाइन रहता है। ठीक, तो इसीलिए कैसा है, एमॉर्फस लिक्विड है। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, एमॉर्फस लिक्विड कहते हैं। तो ग्लास क्या है, एमॉर्फस लिक्विड है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, एमॉर्फस हो जाएगा। इसके नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को अगर हम लोग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बदलना चाहें, जो ग्लास है हम लोग के पास, अगर हम लोग इस ग्लास के क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग जो ग्लास होता है, जो ग्लास है कैसा स्ट्रक्चर है, नॉन क्रिस्टलाइन, अगर उसको क्रिस्टलाइन में परिवर्तित करना चाहें तो उसके लिए क्या कहते हैं, जो अगर हमारे इनऑर्गेनिक ग्लास होते हैं, ठीक, इनऑर्गेनिक ग्लास होते हैं, इनको हम लोग क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, तो अगर हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बदलना चाहें तो वो जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है डीविट्रिफिकेशन। क्या कहलाता है, डीविट्रिफिकेशन। ठीक, डीविट्रिफिकेशन मतलब नॉन क्रिस्टलाइन ग्लास को क्रिस्टलाइन ग्लास में परिवर्तित करने की जो अभिक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है, डीविट्रिफिकेशन। ये एग्जाम में एक आध बार पूछ लिया जाता है कि नॉन क्रिस्टलाइन ग्लास को क्रिस्टलाइन ग्लास में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाया, तो उसको कहते हैं डीविट्रिफिकेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू थर्मोप्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन थर्मोप्लास्टिक में के भीतर आता है। तो हमने आपको बताया थर्मोप्लास्टिक कैसे होते हैं। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो एक बार गर्म करने पर उनको फिर से हम लोग ठंडा करके एक बार जमा देते हैं, फिर गर्म करके फिर ठंडा करके जमा देते, मतलब चाहे जितनी बार हम उसको गर्म ठंडा कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्रिस्टलाइन, कौन कौन से मतलब
थर्मोप्लास्टिक है और कौन कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है, वही हमको चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले दिया है नेचुरल रेजिन्स। जो नेचुरल रेजिन होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, तो ये पहला क्या है, सही हो जाएगा। दूसरा दिया है फिनॉल फार्मेल्डिहाइड। तो फिनॉल फार्मेल्डिहाइड भी क्या होता है, सॉरी फिनॉल फार्मेल्डिहाइड जो होता है ये देखिए, फिनॉल फार्मेल्डिहाइड जो होता है ये थर्मोसेटिंग होता है। कैसा होता है ये, थर्मोसेटिंग। इसी को हम लोग कहते हैं बैकेलाइट कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकेलाइट कहते हैं। बैकेलाइट की विशेषता क्या होती है, बैकेलाइट की विशेषता होती है कि ये इलेक्ट्रिकल का बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। इसीलिए हम लोग घर में जो हम लोग घर के स्विचेस बनते हैं, किसके बनते हैं, हम लोग घरों में जो स्विचेस होते हैं वो बैकेलाइट के ही बनाए जाते हैं। साथ ही इसकी विशेषता होती है कि एम्बेडेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। एम्बेडेबिलिटी क्या होती है, एम्बेडेबिलिटी होती है कि इस जब ये चल रहा होता है, मतलब जब से इसका हम किसी बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं तो बेयरिंग जो सबसे ऊपर के कण होते हैं वो धीरे धीरे घिसते हैं, घिसने के बाद उस सतह के सरफेस के मध्य में फंसने लगेंगे। तो ये क्या करते हैं, वो जो आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर उसके साथ कंबाइन होकर के एक प्रकार का ग्रीस बना सकते हैं, मतलब ग्रीसिंग कर देते हैं। तो ये क्या कहलाती है, एम्बेडेबिलिटी कहलाती है। तो एम्बेडेबिलिटी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अब क्या कहते हैं, बेयरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। तो बैकेलाइट में ये विशेषता पाई जाती है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग किस लिए कर सकते हैं, इसका प्रयोग बियरिंग्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोप्लास्टिक नहीं होता। तो ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीस्टायरिन ये भी थर्मोप्लास्टिक है। पॉली वर्ड लगा हुआ है तो मतलब समझ लीजिए पॉली वो क्या हो, थर्मोप्लास्टिक ही होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी थर्मोप्लास्टिक होता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 1, 3 एंड 4। तो 1, 3 एंड 4 किस में है, सी में है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। या सीधे सीधे दूसरा जो जिसमें 2 लिखा है वो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने 4 वर्ड दिए हैं, 4 तो हम लोग को पर दिए हैं। लिस्ट 1 में दिए हैं 4 पॉइंट्स, लिस्ट 2 में दिए, दोनों को मैच करना है। तो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। नंबर 1 दिया है कार डैशबोर्ड, एयरक्राफ्ट विंडो, कंड्यूट पाइप्स एंड बेयरिंग एंड गियर्स। ठीक, तो देखिए सबसे पहले कि ना कार डैशबोर्ड, ठीक, तो इन्होंने 4 दिया है। पहले पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, तो मैंने आपको बताया था पीवीसी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, पीवीसी का प्रयोग पाइप्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो कंड्यूट पाइप्स, ठीक, 20, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सी के लिए 1 कहाँ दिया है, ए और बी में दिया हुआ है। ठीक, अब दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन मतलब पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो मैंने अभी आपको बताया था पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका प्रयोग बियरिंग्स और गियर बनाने में किया जाता है। क्योंकि ये इसकी विशेषता क्या होती है, इसी की विशेषता होती है कि ये इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी लो होता है। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, डी। तो डी के लिए 2 कहाँ दिया हो, डी के लिए 2 ए में दिया हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। बाकी चेक कर लेते हैं। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसका प्रयोग किया जाता है कार के डैशबोर्ड्स बनाने में। ये बहुत अच्छे प्रकार का प्लास्टिक्स होता है, तो इससे हम लोग कार के डैशबोर्ड्स बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 3 के लिए, 3 के लिए क्या हो जाएगा ए। तो 3 के लिए हो जाए 3 किस में, ए में। और आखिरी क्या, पॉलीमेथिल मेथाक्रिलेट, मतलब इसका होता है, इसका प्रयोग क्या क्या ऐसा ग्लास किया जा सकता है, तो एयरक्राफ्ट की विंडो बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थे जो क्वेश्चन थे आपके प्लास्टिक्स सिरेमिक्स से संबंधित क्वेश्चंस थे। इस क्वेश्चन, इनके जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली इनके यूज़ क्या है, मतलब किस पदार्थ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उस प्रकार के क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो या आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उन सारे सवालों का जवाब दूंगा।
ठीक। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे संबंधित अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज के इस क्वेश्चंस के जो PDF है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तो अगला जो लेक्चर में लेके आऊँगा, जो अगले सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेके आऊँगा, वो है मटेरियल साइंस के टॉपिक प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स एंड देयर एलॉयज। मतलब जो नॉन फेरस मेटल्स हैं और उसके एलॉय, उनके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन प्रयोग के बारे में मैं आपके लिए क्वेश्चन से लेकर आऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक। तो कोई प्रकार की डाउट हो, किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप मुझको मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, हम टेलीग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक। तो तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।